बारिश बहुत हो रही थी। 23 अगस्त का दिन था। मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। वहाँ से क्रिकेट खेलते खेलते 4-5 बज गए, पर सामने से 3 लड़के आए थे एड्रेस पूछने के बहाने से। और जो बीच वाला था उनने मेरी जेब में हाथ मारना शुरू कर दिया था। फिर मैं ट्रैक की तरफ भागा। राइट हैंड पे ट्रैक के पास पार करती मंदिर था हनुमान जी का, कि मैं उधर चला जाऊंगा। वहाँ पे पुजारी होंगे, छोटे मोटे कोई भी होगी, आती जाती पब्लिक बचा लेगी। तो जैसे ट्रैक पे पहुंचा तो उन्होंने मेरे सर में रोड मार दी थी। मैं ट्रैक पे गिर गया था। उन्होंने गिरने के बाद ही मेरे एक बार और मारा। ट्रेन ने हॉर्न भी दिया था। अगर ट्रेन लोकल होती तो रुक जाती, पर वो ट्रेन एक्सप्रेस थी, वो रुकी ही नहीं। मेरे को मेरे सामने आँखों के मुझे काट के चली गई। जब मेरे को काट दिया, जब मैंने अपने देखा ना मेरे पैर कट रहे हैं, तो मैंने अपने पैर बचाने के लिए अपने हाथ से थोड़ा करा कि मैं उसको ऊपर कर लूँ, पर वो ट्रेन इतनी तेज़ थी कि मेरा हाथ भी चला गया। और वो देख के फिर मैंने लोगों से भी, ट्रेन चली गई, हेल्प मांगी कि हॉस्पिटल पहुंचा दो, सीआरपीएफ वालों को बुला दो, पुलिस वालों को बुला दो, पर किसी ने, ये सब ने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो बनानी चालू कर दी। एक इंसान को प्यास लगी और सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए दुकान पे गया और उसकी ज़िंदगी उसी सेकंड, उसी पल सब बदल गया। ज़िंदगी इम्तिहानों से घिर गई। एक ऐसी ही इंसान से, एक ऐसी ही खुशमिज़ाज हस्ती से आज हम आपको मिलवाएँगे, ताकि उनकी कहानी से आप सीख सकें कि ज़िंदगी कैसे इम्तिहान लेती है और फिर भी हमें उनसे लड़ना होता है। तो आज के हमारे मेहमान ऐसे ही ज़िंदगी से लड़ने वाले फाइटर हैं, जिनका नाम निखिल भारद्वाज है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार निखिल जी। नमस्कार मैम। कैसे हो निखिल आप? ठीक हूँ मैम, आप बताओ कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ निखिल। सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं नहीं, हुई? वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। निखिल जी, पहले मैं जानना चाहूँगी, आप अपने विलेज, अपनी जगह का नाम बताएँ, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, मैम, कहाँ आप रहते हैं? मैं दिल्ली शादरा का मैं रहने वाला हूँ। कि आपके परिवार में कौन-कौन है? मैं हूँ, मेरे मम्मी है, पापा है, एक बड़ी सिस्टर है 1 साल बड़ी है मेरे से। मतलब परिवार में एक बड़ी बहन है और आप। क्या आप इकलौते बेटे हैं? हाँ जी, मैं इकलौता हूँ। और परिवार में दादा-दादी वग़ैरह? नहीं, वो तो एक्सपायर हो गए। वो कौन-सा पल था, वो कौन-सी घड़ी थी जब आपकी ज़िंदगी बदल गई? मैम, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। 23 अगस्त का दिन था। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ था, पर उस दिन मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। मम्मी ने भी मुझे मना करा था कि ऑफिस मत जा, पर 11-12 बजे बंद हो गई थी। मैं बाइक जैसे निकाली, मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था कि यार बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, क्रिकेट खेलने आ जा। मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। वहाँ से क्रिकेट खेलते खेलते 4-5 बज गए। वहाँ से अपने जो फ्रेंड थे वहीं के रहने वाले, उनको बाइक पे, उनको घर पे ड्रॉप कर दिया था। पर एक दोस्त के पापा को कहीं से पेमेंट लानी थी, उनको पेमेंट दिलवा के उनको भी घर छोड़ के फिर मैं अपने घर जाने के लिए निकला था। जैसे ही घर जाने निकला था, मेरे को प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं आस-पास शॉप देख रहा था, मेरे को कहीं दिखी ही नहीं शॉप। और जहाँ पे है ना, वो महिला कॉलेज है, वहाँ पे उसके आस-पास कोई शॉप भी नहीं है। जैसे छोटी-मोटी वो होती है पनवाड़ी की शॉप, वो भी नहीं थी कि वहाँ से पानी की बोतल ले लूँ। फिर मेरे को लाइट जली दिखी थी ऊपर की तरफ, सर्विस लाइन पे दुकान की लाइट जल रही थी। मैंने वहाँ से पानी की बोतल ली। ऊपर जाके पानी की बोतल लेके मैं अपनी बाइक के पास गया था, पर सामने से 3 लड़के आए थे एड्रेस पूछने के बहाने से। और जो बीच वाला था उनने मेरी जेब में हाथ मारना शुरू कर दिया था। अब वो मैं समझ गया था, फिर मैं उनको धक्का दे के भागा था। अगर मैं उधर की तरफ भी भागता तो मैं पुल के ऊपर से नीचे गिर जाता, मैं जब भी ख़त्म ही हो जाता। फिर मैं ट्रैक की तरफ भागा। राइट हैंड पे ट्रैक के पास पार करते ही मंदिर था हनुमान जी का, कि मैं उधर चला जाऊँगा। वहाँ पे पुजारी होंगे, छोटे मोटे कोई भी होगी, आती जाती पब्लिक बचा लेगी। पर मैं ट्रैक पार कर ही नहीं पाया था। जैसे ट्रैक पे पहुंचा तो उन्होंने मेरे सर में रोड मार दी थी। अब रोड भी वो लेंटर वाली होती है घरों में, जिससे मकान बनता है, वो मारी थी मेरे सर में। लगती मेरा सर खुल गया था पूरा। इतना खुला था कि आप एक उँगली डालोगे तो हड्डी बोन पकड़ लोगे मेरी। अब मैं ट्रैक पे गिर गया था। उन्होंने गिरने के बाद ही मेरे एक बार और मारा, पर सामने से जब ट्रेन आ रही थी वो भाग गए। सामने से ट्रेन आ रही थी, मैं उठ नहीं पाया क्योंकि ब्लड इतना निकल गया था। ट्रेन ने हॉर्न भी दिया था। अगर ट्रेन लोकल होती तो रुक जाती, पर वो ट्रेन एक्सप्रेस थी, वो रुकी ही नहीं। मेरे को मेरे सामने ही आँखों के मुझे काट के चली गई। जब मेरे को काट दिया, जब मैंने अपने देखा ना मेरे पैर कट रहे हैं, तो मैंने अपने पैर बचाने के लिए अपने हाथ से थोड़ा करा कि मैं उसको ऊपर कर लूँ, पर वो ट्रेन इतनी तेज़ थी कि मेरा हाथ भी चला गया। और जब कट गया, वो पैर ऐसे थे कि जैसे छिपकली कट जाती है ना, तो वो तड़पती है उसकी पूँछ। अगर उसकी पूँछ कट आप काटोगे कभी, तो ऐसे पैर मेरे भी ऊपर नीचे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, बम्पिंग कर रहे थे।
अब वो देख के फिर मैंने लोगों से भी, ट्रेन चली गई, हेल्प मांगी कि हॉस्पिटल पहुंचा दो, सीआरपीएफ वालों को बुला दो, पुलिस वालों को बुला दो, पर किसी ने, ये सब ने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो बनानी चालू कर दी। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी कि इतनी भी हमदर्दी दिखा दे कि कट गया, जिंदा है, कि हॉस्पिटल भेज दे। पर वहाँ से एक कूड़ा उठाने वाला जा रहा था, उसने टीटी के पास जाके इन्फॉर्म कर दिया कि वहाँ पे एक लड़का कटा है पर जिंदा है। और तो भगवान जाने टीटी ने उसका कैसे भरोसा कर लिया। टीटी आया, वहाँ से देखा उनने, वो दूसरी ट्रेन आ रही थी, इन्फॉर्म करा, वो ट्रेन रुक गई, क्योंकि जब मैं कट गया था तो मैं घूम गया था कटने के बाद, कि जो दूसरी ट्रेन आती मेरा गला काट देती वो। तो आपको फिर टीटी की जो टीम थी उन्होंने वहाँ फिर वहाँ से से रेस्क्यू सीआरपीएफ किया। वाले आए थे, उन्होंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस बुलाई थी, फिर एम्बुलेंस में ही मुझे लेके गए थे। पर जब एम्बुलेंस में मैं चढ़ा था, जब तक मैं होश में था, एम्बुलेंस में आने के जाने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं जीटीबी हॉस्पिटल में हूँ, कौन से हॉस्पिटल में हूँ। धीरे धीरे होश आना चालू करा, जब मैंने अपने फ़ोन नंबर बताए, टुकड़े टुकड़ों में बताए, फिर बहन को कॉल गई कि तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है। पर उन्हें ये नहीं बताया था कि उसके हाथ पैर कट गए। कि पापा को इन्फॉर्म, फिर बहन ने पापा को बताया कि हॉस्पिटल से ऐसे-ऐसे फ़ोन आ रहा है, तो बहन को भी पहले यकीन नहीं होता, क्योंकि स्कैम इतने हो रहे हैं। तो बहन ने कहा था कि हमारी बुआ गली में ही रहती हैं, कि उनके बेटे को ले जाना साथ में, वो थोड़ा हेल्थ चिता है। तो वो लेके गए, तो पापा को जाते ही डॉक्टर ने हाथ में तो वो दे दी थी पॉलीथीन, जो छोटे-मोटे जो बचे थे मेरे टुकड़े। पर वो देख के पापा हिल गए थे कि निखिल कहाँ है? जैसे ही देखा तो सामने में वेंटिलेटर पे जो स्ट्रेचर थी वहाँ पे पड़ा हुआ था। उनको मैंने जैसे उनको देखा, उनकी हिम्मत टूट गई, वो चक्कर खा के पीछे हो गए। और बुआ की लड़की ने सँभाला, फिर धीरे-धीरे फैमिली को इन्फॉर्म करा, ताऊ चाचा को बुलाया, बेटे को बुलाया उनके। फिर पापा को घर पे भेजा, पापा तो फिर मुझे देखने ही नहीं आए थे 10 दिन तक। उनकी इतनी हालत कंडीशन ख़राब हो गई थी, टूट गए थे बिल्कुल। फिर मम्मी आई सुबह, मम्मी ने जैसे देखा, फिर सब यही बातें बना रहे थे। मम्मी ने भी बोला था एक बार को, क्योंकि कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन में आगे जाके कैसे करेगा वो? माँ बाप भी कभी साथ नहीं रहते। मम्मी ने भी यही बोला था कि ख़त्म हो जाता तो मेरे को एक बार को संतुष्टि हो जाती। और जो अटैकर्स थे, जिन्होंने आपके ऊपर अटैक करा, क्या बस उनका चोरी का ही उद्देश्य था या फिर कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, मैं तो बहुत, अगर कभी भी आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखोगे तो मैं बहुत हँसता-खेलता इंसान हूँ। मैं अब भी इस कंडीशन में अपने आप को रोस्ट करता रहता हूँ, मज़ाक-मस्ती करता रहता हूँ। रंजिश तो किसी की थी नहीं। वो होते हैं ना, वो सूखा नशा करने वाले, उनको अपना नशा चाहिए। अगर उन्हें माइंड में आ गया ना ये चीज़ करनी है, तो वो करते ही हैं। मैंने तो अपने मुँह से ही बोला था, क्योंकि मैं कैश रखता नहीं, या तो कार्ड या पेटीएम। मैंने कहा था मेरे से क्या लेना, तुम मेरे साथ एटीएम पे चलो, माने ही नहीं। सर में इतनी तेज़ मारी, मैं जब से ही मैं वहीं पे हो गया ऐसे। तो आपने फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कराई इस चीज़ के करी रिगार्डिंग? थी कंप्लीट हुई थी? करी थी, पुलिस वालों ने 1-2 दिन वहाँ पे देखा, कह रहे कैमरे नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं हुआ, फाइल बंद कर दी उन्होंने। अगर वो चाहते तो पकड़ सकते थे, कि जिस एरिया में चीज़ होती है ना, आस-पास के पुलिस वालों को पता होती है कौन-सा स्नैचर, कौन-सा चोर, कौन से एरिया में क्या काम करता है। अगर वो थोड़ी-सी मेहनत करते, अगर देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा, अगर अगर किसी विधायक की लड़की का अगर पर्स भी चोरी होता है ना, तो उसको पुलिस 24 घंटे के अंदर ढूँढ के ले आती है। अगर आम आदमी के साथ होता है, तो उसकी तो फाइल ही बंद कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल। और ये तो चलो प्रशासन का काम हो गया, न्यायपालिका का काम हो गया। जब आप हॉस्पिटल में आपने अपनी आँखें खोली और मैं आपके जज़्बे की दाद देती हूँ कि आपको दिख रहे हैं कि आपके पैर कट गए, पर आपने हिम्मत नहीं तोड़ी, आपने लोगों से हेल्प माँग रहे थे, तब भी हेल्प ला माँग रहे थे और लोग सिर्फ़ आपकी वीडियो बना के जा रहे हाँ जी। थे। उसके बाद उस दौरान तो बस आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे मैं बच जाऊँ कैसे न कैसे करके। पर जब आप हॉस्पिटल में होश में आए, उस इस इंसिडेंट के बाद, आप होश में आने के बाद आपको क्या लगा? क्या ज़िंदगी एक पल में टूट गई? क्या सोचा उस दौरान? किस तरीके से आपने उस समय से, उस घटना से, उस पल से अपने आप को निकाला और कैसे आप लड़े? मैम, ये चीज़ पानी के पीछे ही शुरू हुई थी, और जब पानी मेरे साइड में रखा हुआ था, तो मेरे को शुरुआत में 72 घंटे तक पानी दिया ही नहीं गया था। मैं पानी के लिए ही तड़प रहा था, कोई भी मिलने आ रहा था, मैं पानी माँग रहा था, ऐसे माँग रहा था भिखारी की तरह कि 1 बाल्टी पानी दे दो मुझे, बस 3 दिन से, ढाई दिन से ऐसे पड़ा हुआ था। साथ साथ में बगल में पानी हुआ है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पानी ले लूँ। जब लास्ट में डॉक्टर देख रहे हैं कि बहुत दिन हो गए,
डॉक्टर खुद आए मेरे पास, कह रहे नहीं उठ पाओगे बेटा, मत उठो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है अब। उस टाइम थोड़ा ऐसा हो गया था कि क्या हो गया, जब मैं उठ के देखा थोड़ा, पैर तो बहुत ज़्यादा ही नहीं है। मैंने हाथ देखा, इस हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, मैं सोच रहा ऐसी थोड़ी फिंगर विंगर मोड़ रखी होगी मेरी, ऐसे बैंड कर रखा है। जब पट्टी खुली, जब देखा तो हाथ भी नहीं है। उस टाइम तो लगा था कि अगर मैं ट्रैक पे ही ख़त्म हो जाता तो बहुत बड़ी चीज़ थी, आगे मैं कैसे करूँगा। मैं उस टाइम टूट गया था, क्योंकि माँ बाप भी चले जाएंगे तो एंड में मैं ही अकेला रहूँगा, कौन उठाएगा कौन बिठाएगा। यही सोच के मैं सोचता था कि अगर मैं उस टाइम ही ख़त्म हो जाता, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती कि मैं अपने आप को मार लूँ, ख़त्म कर लूँ, बस यही हो रहा था माइंड में। मैं अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा था बस। किस तरीके से फिर आपने अपने अंदरूनी शक्ति को जगाया कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे लड़ना है? फिर धीरे-धीरे दिन बीतते गए, सब मिल रहे थे। फिर मेरे भैया हैं, डॉक्टर हैं वो भी, वो मुझे मिलने आते थे, डेली बैठते थे मेरे पास आके, मुझे फ़ोन में वीडियो दिखा रहे थे। फिर उन्होंने एक कहानी बताई थी, एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनके हाथ-पैर बचपन से ही खराब थे, पर उनका माइंड इतना शार्प था, उन्होंने माइंड से सब कुछ कर लिया था। टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट कर दी थी उस टाइम में। उनको देख के मेरे को ये लगा कि इन बिना हाथ-पैर के ये इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान ने मेरे को एक हाथ तो दिया है, कम से कम मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ एक हाथ से भी। जीने वाला इंसान अगर हो तो एक उँगली से भी जी सकता है। अगर जिसके दिमाग में हो कि मुझे मरना है, तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। और भगवान जब बुलाता है तो अपनी मर्ज़ी से बुलाता है। अगर आप खुद से सोचो कि मैं मर जाऊँ, गोली खा लूँ, सच से कूद जाऊँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर बच गए तो अपने आप को कोसोगे, ज़िंदगी काश में निकल जाएगी, काश मैं कदम ना उठाता, काश मैं घर से ना जाता, यही चीज़ रह जाती है बस। ओके। तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने अपने अंदर को समझाया ये। हमारे समाज में आम इंसान है जिनके पास स्वस्थ जीवन है, मानसिक तौर पे स्वस्थ है, हाथ-पैर स्वस्थ है, उसके बाद भी वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं छोटी सी लड़ाइयों से, झगड़ों से। हिम्मत तोड़ देते हैं अपने अंदर, और आप उन लोगों के लिए एक हिम्मत की मिसाल हैं। अब मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी निखिल भाई कि जब आप हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से आप आने उसके बाद आप घर भी आ जाते हैं। हाँ जी। तो फैमिली वालों ने, दोस्तों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? किस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया? क्या किसी ने हिम्मत बाँधी या हिम्मत तोड़ी? हिम्मत तो सब बाँधते थे, सब आते थे मिलने, बहुत अच्छा लगता था शुरुआत में कि तू ठीक हो जा, वहाँ पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। मेरे को भी लगता था कि हाँ, इस कंडीशन में होने के बाद भी मेरा परिवार, रिश्तेदार सब मेरे साथ हैं। पर जैसे धीरे-धीरे होता गया 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, फिर अपने आप को लगा कि आगे कोई काम नहीं आएगा, मम्मी-पापा ही हैं। धीरे-धीरे लोग आने बंद हो जाते तो धीरे-धीरे लगता है कि जैसे अब पहले ये सब आ रहे थे, पूछने आ रहे थे, अब कोई भी नहीं आ रहा, क्या हुआ? अपने आप से थोड़ी घिन आने लग जाती है, पता नहीं मेरे में कुछ कमी है, क्या कर दिया भगवान ने मुझे ऐसा? पर जब मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, वो तो बेचारे रेड लाइट पे पड़े रहते हैं, भीख माँगते हैं। उनके घर में उनके तो सर के ऊपर पंखा भी नहीं है, गर्मी में बाहर पड़े हैं, सर्दी में कंबल नहीं है। मेरे को तो मेरे पापा हैं, सर के ऊपर छत है, पंखा है, टीवी है, सब कुछ है। उनको देख-देख के थोड़ा लगता है कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और मैं इतना होने के बाद भी मुझे इतना कुछ मिल रहा है, भगवान ने इतना होने के बाद भी मुझे इतना कुछ दिया, तो मुझे कुछ करने के लिए दिया होगा, ये नहीं कि अब तू ख़त्म ही कर ले। ख़त्म का तो रास्ता कभी है ही नहीं। अगर मैं इस हालत में भी अपने आप को ख़त्म करना चाहूँ, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बच गया तो फिर अपने आप को ही कोसूँगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। इससे अच्छा है कि मैं जो पीछे हुआ, उसको भूल जाऊँ। अब जो आगे करना है उसके लिए सोचना है कि मुझे करना क्या है, और करना है ऐसे इतना अच्छा करना है कि दुनिया अपने आप फ़ोन करे कहाँ है? बिल्कुल, और ऐसा होगा भी। इसी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे तो ज़रूर होगा। अब निखिल, मैं जानना चाहूँगी, ये आप आपकी हिम्मत है जो आप आज यहाँ बैठे हैं, और आने वाले टाइम में लोग आपकी हिम्मत की दाद भी देंगे। निखिल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मान लो कि समाज में हमारी गैदरिंग होती है, पार्टीज़ होती है, फंक्शन होते हैं, या फिर बाहर आना-जाना होता है किसी कारण से। मान लो आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं, अलग-अलग तरीके की जगह आप जाते हैं। तो वहाँ लोगों का रिएक्शन कैसा होता है आपको देख कर के? और जब उन लोगों का रिएक्शन होता है, कोई आपको सहानुभूति देगा, कोई आपको तुच्छ नज़र से देखेगा, कोई आपको छुआ-छात की नज़र से देखेगा, तो वो, और कुछ लोग हैं जो आपको सहानुभूति देंगे, ठीक है? तो जब ये फेसेज़ आपने देखे कि ऐसे-ऐसे लोग आपको देख रहे थे, सीख रहे थे, तो कैसे-कैसे लोगों से आपका पाला पड़ा? किस तरीके के लोगों ने आपको देखा? और किस तरीके से फिर आपने उन लोगों से जो आपको टॉन्ट कस रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं, कैसे आप उनसे जूझे? कैसे आप लड़े?
मैम पार्टी वगैरह में तो मैं ख़ैर अब जाता ही नहीं, मेरा खुद मन करता ही नहीं इतना बाहर निकलने का, कि जब से मैं ऐसे हूँ मेरा मन बाहर करता ही नहीं। या तो मैं कहीं चला गया तो मम्मी-पापा के साथ चला गया, जैसे आपके पास आ गया, वो भी मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ आज। जब ऐसी कंडीशन होने के बाद मेरे 2 फ्रेंड की शादी हुई, उन्होंने मेरे को बुलाया भी, कार्ड भी दिया है, जिससे घर पे आके इन्फॉर्म भी करा, फ़ोन भी करी, पर मैं गया नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाता, अब यही लगता कि इस कंडीशन में हो गया, जब भी इसके माँ-बाप ने इसको ऐसे भेज दिया, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। अगर हॉस्पिटल जाता हूँ अभी मैं ओपीडी से, तो वहाँ पे कुछ होती हैं बुजुर्ग, हाँ, मुँह बना लेती हैं, ऐसे कर लेती हैं, कैसे करेगा, वैसे करेगा, कि ख़त्म हो जाता तो वही बढ़िया था। वो मतलब जैसे व्हीलचेयर लेके जाता हूँ ना, वो अपना रास्ता हटा लेती है, मुँह पे कपड़ा रख के साइड हो जाती हैं। वो चीज़ थोड़ी चुभती है मेरे में, कि अगर कल को मेरी जगह तुम्हारा बेटा होता, तुम जब भी तो आते, जब भी करते। यही छुआ-छूत थोड़ी इंसान को तोड़ देती है, पर जब घर पे आता हूँ, अपने मम्मी-पापा की शक्ल देखता हूँ, तो फिर थोड़ा लगता है कि हाँ, ये तो है। नहीं, यही तो कर रहे हैं मेरा सब कुछ, वो कौन तो कुछ भी नहीं कर रहा, घर में आके पूछेंगे थोड़ी मेरे को। ऐसा इस इंसिडेंट के बाद ऐसा कोई पल आया हो आपकी ज़िंदगी में, जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे अब सब ख़त्म कर लेना है? हाँ, मैम, जैसे वो फेस्टिवल आते हैं ना, पहले मैं दिवाली पे भी, होली पे भी अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करता था। अभी दिवाली गई थी, तो मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखता था कि इस टाइम मैं वहाँ पे होता, तो उस टाइम थोड़ा रोना आता था पुरानी फ़ोटोज़, वीडियो देख के। अभी इन हो गया इंडिपेंडेंस डे, उसको बहुत याद करा, छत पे जाता, सब कुछ करता। वो ये चीज़ पर थोड़े पैर याद आते हैं कि हाथ चला जाता कोई बात नहीं, पैर होता तो सब कुछ कर लेता मैं, एक हाथ तो है ही। वही थोड़ा टूट जाता हूँ मैं, कभी-कभी पैर की इतनी याद आती है, जैसे रात को उठता हूँ, फिर मम्मी को उठाना पड़ता है, वॉशरूम आ रहा है, कुछ खाने को दे दो, पहले था अपने आप उठ जाओ, अपने आप ले लो। वो फिर ये भी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती, इंसान सो रहा है, उसको तुम उठाओ बार-बार, सुबह से काम कर रहा है। वो थोड़ा चुभता है कि भगवान ने मुझे क्यों ऐसा कर दिया? क्या गलती थी मेरी? वो तो इंसिडेंट के बाद चलो आपने अपना मन पक्का कर लिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि माँ-बाप बैठ कर के आपके सामने रो रहे हैं और आप उनकी हिम्मत नहीं बाँध पा रहे हो? हाँ, मम्मी रो जाती हैं, पापा तो ख़ैर अंदर ही अंदर चुप होके बाहर रो जाते हैं, पर मेरे सामने नहीं रोते कि मैं रोऊँगा तो ये भी टूट जाएगा। अब इतना कुछ कर रहा है अपने लिए, वो कर नहीं पाएगा। मम्मी रो जाती है, मम्मी का दिल कमज़ोर है, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, माँ कमज़ोर पड़ जाती है बेटे को ऐसे देख के। माँ टूट जाती है, मम्मी अब भी रोती हैं। अभी परसों भी रो रही थी। और आप किस तरीके से उन्हें दिलासा देते हैं फिर? मैं वही अपना हँसी-मज़ाक, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो और कुछ होना है, बाकी है, इसकी भी शादी करनी है, सब कुछ करना है। अभी तो मैं भी करूँगा, सब कुछ करेंगे। और जब आप अपने पिताजी की तरफ देखते हैं या पिताजी आपसे जब अकेले में बात करते हैं, तो कभी कोई ऐसा पल महसूस हुआ हो कि नहीं अब मैं इस लायक ही नहीं रहा हूँ और किस तरीके से फिर उस टाइम पे आप हिम्मत बाँधते हैं अपनी और अपने पिताजी की और अपने परिवार की? जैसे पापा शाम को आते हैं ना जॉब करके, तो जब मैं उनका फेस देखता हूँ तो थोड़ा दुःख होता है कि इतनी ज़्यादा एज में इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं अब। अब मैं जवान आदमी हो के, जब उनका आराम करने के दिन आए, अब मैं बैठ के आराम से खा रहा हूँ, वो तो मजबूरी है, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो अंदर से टूटे पड़े हैं, वो मेहनत कर रहे हैं बस, कि 2 पैसे घर में लाने हैं। मैं नहीं करूँगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे। उनको देख के कभी-कभी रोना आता है कि ठीक होता तो काश वो घर पे होते, मैं बाहर होता। आज उनके बैठने के दिन थे, आराम करने के, वो लगे पड़े हैं मेहनत पसीने में, खून। और आप जब अपने पिताजी से बात करते हैं दिलासा देने के लिए, तो पिताजी की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है? वो तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ करना है अभी। हिम्मत बाँधिए कोई नहीं। और बहन? वो तो मस्त है। वो तो कहती है कुछ नहीं हुआ, मम्मी-पापा के जाने के बाद मैं तो वहीं। अ, निखिल ये थोड़ा इमोशनल हो गया है, आपकी आँखों में वो दर्द दिख रहा है। अब मैं जानूँगी कि जब आप इन बाहरी लोगों से मिलते हैं, जिसमें मैं दोस्त बोल सकती हूँ, जैसे हमारे जीवन में बोला जाता है कि दोस्त बहुत कुछ काम आते हैं, रिश्तेदार बहुत कुछ काम आते हैं। आपके सिचुएशन में, आप जब इस पोज़ीशन में हैं, क्या समाज, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार काम आ रहे हैं?
हाँ, क्या मैम। इसमें कितनी कहावत सच्चाई लग रही है आपको कि कौन काम आ रहा है और कौन काम नहीं आ रहा है? मैम, जब बुरा टाइम आता है तो शुरुआत में तो सब काम आते हैं। अगर कल को किसी के साथ बुरा होता, मैं ठीक होता, मैं भी शुरुआत में सब कुछ करता, साथ देता। पर हाँ, मैं उनको बुरा नहीं कर कह रहा कि मुझे आज तक कभी हॉस्पिटल से कभी ब्लड खरीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। इतने दोस्त थे भगवान की दुआ से, रिश्तेदारों ने इतना ब्लड दिया, ताऊ चाचा के लड़कों ने। मैं एडमिट हो रहा हूँ, फादर के आने से पहले ही ब्लड लग गया, दोस्त आ गए, उन्होंने ही करा था। 30-38 बोतल चढ़ी थी, वाइट कलर का अलग, जो जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो अलग चढ़ा था। सब कुछ दोस्ती यारी मामा मामा ने सब ने करा था, हमारा कुछ भी नहीं लगा था। ओके। अगर हम बाहर से ही खरीदते, इतने में तो हमारा घर ही बिक जाता। आज कर्जे में होते, वो घर भी बेच देते, कहीं रह रहे होते रेंट वेंट पे। ये भी हिम्मत वाली बात है कि हाँ, कि कहीं तो सुनने को मिला कि कोई है जो काम आ जाता है। वरना आजकल की समाज की दुनिया ये है कि जब आपको लग रहा है कि हाँ, अब तो ये हमारे ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, लोग मुँह मोड़ लेते हैं, बात नहीं करते हैं। क्या कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा रिश्तेदार जिन्होंने आपसे मुँह मोड़ लिया हो? दोस्त मैम बतेरे होते हैं, पर वो कहते हैं ना, सारे काम नहीं आते, 3-4 ही काम आते हैं, और 3-4 इतने हैं मेरे लिए, अब भी हैं। जैसे फ़ोन करता हूँ, मुझे पॉडकास्ट के लिए कहीं भी जाना है, तो तुरंत आ जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं, मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं कि कौन करेगा, कैसे लेके जाएगा, हमें देखना पड़ेगा, उसको उठाना-बिठाना। वो सीन करके छोड़ देते, वो जवाब भी नहीं देते कि हम नहीं जा सकते। अगर बोल दे तो फिर कुछ लगे भी, पर जो इंसान इग्नोर करता है, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर मैं मैसेज करता ही नहीं उस वहाँ दोबारा, कि मुझे लग गया कि हाँ, इस कंडीशन में वो है नहीं साथ। इसलिए मैं पीछे खुद ही होता जा रहा हूँ सबसे। ऐसे तोड़ने वाले इंसान से मैं खुद ही पीछे जा रहा हूँ, कि जो अब डिमोटिवेट की तरफ लेके जा रहे हैं ना मुझे उल्टा, मैं उनसे दूर ही हूँ। मुझे आगे देखना है। जो आज मेरे साथ है, कल उनके साथ मैं भी होऊँगा, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा करा। आज मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ, कल को अगर अच्छा होऊँगा, मैं फिर दोबारा यहाँ पे आऊँगा आपके पास। जो लोग ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जो टूट चुके हैं अपनी ज़िंदगी से और आप उनके लिए कोई मैसेज या कोई एक इंस्पिरेशन जो आप खुद तो इंस्पिरेशन है ही पर आप उन उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? अब जैसे आजकल लोग प्यार में पड़ जाते हैं, उन्हें धोखा मिल जाता है, गलत राह पे निकल लेते हैं, नशे पत्ते में पड़ जाते हैं, दारू पी लिया, ड्रग्स ले लिया, ख़त्म करने को सोचते हैं अपने आप को, कि वो ही सब कुछ था हमारे लिए, आगे कुछ नहीं कर पाएँगे। वो उस एक के पीछे तो ज़िंदगी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। हमें आगे भी कुछ करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्या पता भगवान ने उसको छोड़ने के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। पर जो आएगा वो हमारा कल होगा, हमारे हाथ में लिखा हुआ है। हम जो लिखेंगे अपने लिए वो हमारे लिए ही होगा। मैं बस यही है कि आगे की सोचते रहो, सब कुछ होगा। आप पीछे की सोचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ख़त्म करने से कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को बर्बाद करोगे, अपनी फ़ैमिली का दिल दुखाओगे। जाने के बाद फिर तुम्हें ही बद्दुआ मिलेगी, वो ऐसा था, ऐसे करके चला गया, कुछ भी नहीं करके गया। फिर ऐसा वैसे में ही लाइफ़ रह जाती है, और ताने कौन सुनता? माँ-बाप ही सुनते हैं। वो भी अपने आप को कोसते हैं कि हमने कैसा बेटा पैदा करा था। वो रोते हैं, कोसते हैं अपने आप को। इसलिए किसी एक के लिए भी मत ख़त्म करो ज़िंदगी, और किसी 10 के लिए भी ख़त्म मत करो। अपने लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, सीधी-सी बात है। आगे कोई काम नहीं आएगा, वही लोग काम आते हैं बस। और जो यही है कि मैं भी तो जी रहा हूँ, मेरे हाथ-पैर कट गए, मैं भी हँसता-खेलता हूँ, अपने माँ-बाप को भी खुश कर रहा हूँ। भले मैं उनके साथ नहीं हूँ, कमाई में उनका साथ नहीं दे पा रहा, कंधे से कंधे मिला के अपने पापा के साथ नहीं चल पा रहा, पर उनको हौसला तो दे रहा हूँ कि मैं कभी न कभी तो कुछ न कुछ तो करूँगा। एक उम्मीद तो जगा रखी है उनके मन में, बस वो उम्मीद के लिए ही, मेरी फैमिली के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। यही जो 4-5 बातें हमारी हैं, हमारी फैमिली को खुश रखते हैं हम। हम टूटने नहीं देते किसी को। बस 2-4 लाइन है आप लोगों के लिए, आपको अच्छी लगे तो ठीक, कि जिसमें जान होती है वही अकेला चलता है, वरना काफ़िला तो जनाजे के साथ भी चलता है। बिल्कुल, निखिल आप एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने ज़िंदगी से एक जीत हासिल की है। कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मौत को सामने देखा है और वो अपने आप को ख़त्म ही समझता है। पर आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपने ज़िंदगी को हार दे दी है, ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया है, ज़िंदगी से लड़ बैठे हो आप कि नहीं मुझे जीना है, मुझे अपने अपने लिए भी जीना और अपने परिवार के लिए भी जीना है, वरना लोग हिम्मत तोड़ देते हैं अपनी। और मैं चाहूँगी कि आप इस अपनी हिम्मत को बरकरार रखना, अपने साथ-साथ उन लाखों लोगों को मोटिवेट करते रहना, आते-जाते हुए, दिखाते हुए कि मैं जी रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं जी सकते ज़िंदगी हो? ने मैम हाथ पैर ही तो छीने हैं, किस्मत थोड़ी छीनी है मेरे हाथ से। बिल्कुल, तो
मैं अपने प्यारे व्यूवर्स से निवेदन करूँगी कि निखिल जो सिर्फ़ एक फाइटर नहीं है, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं कि बचपन से ठीक थे, पर एक इंसिडेंट ने, एक पानी ने, एक पल ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही पलट दिया। फिर भी वो जी रहे हैं, हँस रहे हैं और आज सबके सामने आकर के उन्होंने अपनी बातें, अपने जीवन के इस कठिन समय को शेयर किया है कि जब मैं जी रहा हूँ, तो आप लोग छोटी-मोटी झगड़ों से, लड़ाई से जब ज़िंदगी को हार मारने की बैठ जाते हो, तो मत बैठिए। आप लड़िए, आप जिएँ, आप अपने परिवार के लिए जिएँ, आप अपने लिए जिएँ। साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जो निखिल की मदद करना चाहता है, हम निखिल का कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।